बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क का एक हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन मेरे सियासतदान, इस मुल्क के सियासतदान जो है वो बयानबाजी से बाज ही नहीं आते। लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा और बयानबाजी से किस हद तक लोगों के जो एहसासात हैं उनको मजरूह किया जा रहा है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। तमाम सियासी जमातें, होना तो ये चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को छोड़ के और बयानबाजियों को छोड़ के मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते और एक पेज पे आते। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए काम कौन करे? वो लोग जो बार बार इस मुल्क पे हुकूमत करते आए हैं, या वो जिसको 3 साल 7 महीने इस मुल्क पे हुकूमत करने का कहा गया और उसके बाद जो है उससे जब हुकूमत ली जाती है तो वो साहब भी जगह जगह जलसे करके मुल्क के लिए ये बात कहते हैं कि उन्हें गलत निकाला गया है। कुछ जगहों पे ज़िमनी इंतखाबात जो होने थे उसका सिलसिला भी मुअत्तल कर लिया गया। जाहिर सी बात है, सैलाब की सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात का होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ कराची की सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। सिंध गवर्नमेंट के दावे की कली के कली खुल गई। हुआ कुछ यूं कि बारिश हुई और बारिश के बाद ही कुछ देर की बारिश में कराची फिर से एक टूट फूट का शिकार नजर आया। कराची की सड़कों का बुरा हाल इस वक्त अवाम के सामने है। वो अवाम, वो कराची के अवाम जो कि दिल खोल के सैलाब ज़दगान की मदद फरमाते हैं और करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कराची के अवाम के साथ जो कुछ होना है वो सबके सामने है। मुर्तज़ा वहाब साहब का दावा था कि कराची में काम हो रहा है। बहुत सी सड़कों पे हमने देखा कि पैचेस लगा के सड़कों को की बहाली की गई, सही किया गया, लेकिन थोड़ी सी ही बारिश में वो सड़कें भी पानी में बह गईं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम काम क्या थोड़ा थोड़ा करके, और अगर सिर्फ एक इसी तरह से है कि एक दीमक ज़दा दीवार को बाहर से प्लस्तर लगा दिया जाए और उसके बाद उस दीवार को मुस्तकिल दीमक चाटती रहे और फिर ये कहा जाए कि हमने काम बहुत अच्छा कर लिया। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ऊपर से काम कर दिया जाता है, लेकिन अंदर मसले की जड़ तक नहीं पहुंचा जाता कि क्या होगा। इस थोड़ी सी बारिश ने इस बात का पोल खोल दिया इस वक्त कि जो काम किए जा रहे हैं उसकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं है। मैंने अपने प्रोग्राम से पहले भी कहा था कि आप इमदाद मंगवा रहे हैं, इमदाद होनी चाहिए, बिल्कुल हर किसी को मदद करनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कहाँ हैं? सिंध का नहरी निज़ाम अब भी सवालिया निशान है। सिंध में पानी क्यों ड्रेनेज नहीं हो पाया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या मुल्क में अब तक 75 साल गुजरने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है कि जिससे हम इन तमाम डिज़ास्टर्स को कंट्रोल कर सकें जो कि आज हो रहे हैं? और ऐसा नहीं कि ये बारिशें आज हुई हैं, अगले साल फिर हमें इन बारिशों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कराची की सड़कों के साथ आज आपको होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऊपर से आप कुछ वक्त के लिए चीज़ों को बेहतर कर दें और उसके बाद वो चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाए? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम जहाँ पे महंगाई के तूफान को बर्दाश्त कर रहे हैं, वहीं पे सैलाबी सूरत हाल से लोगों के हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से बहुत से लोग इस वक्त सड़कों पे ज़िंदगी गुजारने के पे मजबूर हैं, और लेकिन इस बात का ख्याल किसको है? इमरान खान साहब के बयानात इस तरह से आते हैं जिस तरह से वो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का हिस्सा होने के बावजूद वो गवर्नमेंट में रहना नहीं चाहते। पार्लियामेंट से बाहर रह के पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों पे और मुल्क के इदारों के हवाले से फैसलों पे किस तरह से वो असरअंदाज हो सकते हैं, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब असद महमूद साहब। आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो इस बयान से शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब पे जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उस पर बात हो रही है। इमरान खान साहब का रिसेंटली एक बयान आता है, चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द अल्ताफ से ना मिलाएं, दहशतगर्दी का मुकदमा मुल्क तौहीन है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इंतकामी सियासत का, चाहे वो पीटीआई थी जब हुकूमत के अंदर, या फिर अब आप ओके पीडीएम की गवर्नमेंट को देखते हो, सामने तो नजर आता है कि जैसे नून लीग है, बट बेसिकली तो 11 की 11 पार्टी हैं जो इसका हिस्सा है, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि 13 पार्टीज हैं।
बट आई वुड सिंपली से कि हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं, सारा कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, हर चीज़ का मैं समझता हूँ कि ओके रेमेडी भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि दहशत गर्दी खेलना, दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना, ट्रेटर डिक्लेयर कर देना, गद्दार डिक्लेयर कर देना, और ऐसा लगता है कि जैसे हर एक को किसी को सपोर्ट मतलब सर्टिफिकेट लोग बांटते कर रहे हैं ये गद्दारी का और बाकी सारा कुछ है। दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। और सर्टनली एक शख्स जो कि चाहे कोई भी हो इस मुल्क का, अगर प्राइम मिनिस्टर रहा हो, और आप ये कहेंगे कि अगर फर्ज करें कोई भी स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट के ऊपर फिर आप उठा के उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा कायम कर दे जिसमें ना किसी वेपन का जिक्र है ना किसी और चीज का जिक्र है, तो सर्टनली मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का ट्रेंड जो है वो चलना चाहिए। बट फाइन, दिस इज हाउ आप अपनी पॉलिटिक्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, इस मुल्क में सिस्टम को चलते हुए देखते हैं। अब इससे पहले भी देखा जाए जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आपने स्पेशली नून वालों को। असद महमूद साहब, आप ये समझते हैं कि क्या ये जस्टिफिकेशन है इमरान खान साहब जिस किस्म के बयान दे रहे हैं वो अभी से नहीं दे रहे, जब उनको पता था कि उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है उस वक्त उनके बयान का सिलसिला जारी था, चाहे वो इदारों के खिलाफ हो चाहे वो आवाम को उकसाने की बात हो, आप वो किसी भी तौर से जस्टिफाई हो सकता है? बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन ऐसा सच नहीं है। और ये भी एक बदकिस्मती मैं आपसे कहूँगा कि हर वो शख्स जो इक़्तिदार से बाहर जाता है उसको लगता है कि शायद उसको मुख्तलिफ तरह के जो इदारे मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने बाहर किया है, एंड विदाउट जिसको कहते हैं कि अपने अंदर को रियलाइजेशन लेकर आए कि कोई तो बात ऐसी होगी, कोई तो ऐसी चीज हुई होगी कि यहाँ पर एक लिहाज से नौबत पहुंची। और इसकी शुरुआत तो मैं कहता हूँ कि नून लीग ने एक लिहाज से शुरू की है इदारों पे, और आप उससे कि जिस तरीके से नून लीग के जो पॉलिटिशियंस थे, बिकॉज आई डोंट मुझे अच्छा नहीं लगता मैं इनको लीडर कहूँ कि लीडरशिप की तो एक क्वालिटी नहीं है इस वक्त हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर। तो ये जिस तरह के नून लीग के पॉलिटिशियंस थे जो उन्होंने बयान दिए और स्पेशली हमारी फौज के बारे में जो बयान दिए, तो हुआ ये कि हल्के हल्के जिसको कहते हैं ना कि लोगों के हौसले जैसे बढ़ते चले गए, और टीवी के ऊपर बैठ के वैसे भी प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर भी मुख्तलिफ लोगों ने, इवन सूडो इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने फौज को हद से तनकीद बनाना शुरू कर दिया। और यही चीज आगे फिर आप ये देख लें कि इमरान खान ने इसको एक लिहाज से लिया, इदारों को तनकीद का निशाना बनाना। भाई आप खुद हुकूमत के अंदर मौजूद थे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप सारे इदारों को ठीक करते और कोई ऐसी चीज ना होती। और उन्हीं के दौरे हुकूमत के अंदर जब नून लीग के पॉलिटिशियन थे, जब वो हमारी फौज को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब उस वक्त वहां पर जिसको कहते हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे थे और नाम ले लेके सारा कुछ कर रहे थे, तो इट वाज इमरान खान गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको उस वक्त बुक करते, उनको उनके ऊपर एफआईआर काटते। वाई? बिकॉज आर्टिकल 19A के तहत ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि जी अच्छा आपने कैसे काम करना है या किस तरह का इजहार राय की अगर आज़ादी की बात हम करते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूं कि ये जो इस तरह की बयानबाजी है, जो कुछ भी है, इमरान खान को फाइन, एक तो उम्र भी उनकी बहुत हो गई है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बाकी सारी दुनिया को भी उन्होंने देखा है, उनके अंदर तहम्मुल आना चाहिए, बुर्दबारी आनी चाहिए। फाइन उनकी एक जमहूरी जद्दोजहद है, वो हुकूमत के अंदर भी आए भी है, उसके बाद एक पॉपुलर लीडर भी हैं, जलसे में लोग भी होते हैं, पॉपुलरिटी शो भी होती है, एक बाकी एक उनका पावर नजर भी आ रहा होता है। लेकिन सर जहां इदारों में तैनाती की बात हो या किसी और इदारे पे तनकीद की बात हो, आपको लगता है कि कोई भी शख्स चाहे वो वजीर आजम साबिक रहा हो और पॉपुलर भी हो तो वो सिस्टम से बाहर रह के इन मामलात में दखल अंदाजी करे, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं ये भी आपसे अर्ज करूंगा कि सिस्टम तो आफ्टर ऑल चल रहा है ना पाकिस्तान का, चाहे हम उसको पसंद करें ना करें, चाहे इमरान खान उसको पसंद करते हैं नहीं करते, एक सिस्टम था। अगेन आई वुड से कि अगर वो सिस्टम ठीक नहीं था तो जब उनकी अपनी हुकूमत उसको तब्दील कर लेते। नो, आई वुड से कि चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट है, अब इट इज अप टू देम कि जी अगर वो इदारों के अंदर मुख्तलिफ तरह की तैनातियां करते हैं, फाइन, इमरान खान का ये राइट तो है कि उसको वो ओके हद से तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी अगर कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात है उसको सामने लेकर आ सकते हैं। बट फाइन, चाहे जैसा भी है, अगर ये हुकूमत की तब्दीली हुई है, थ्रू पार्लियामेंट हुई है, तो जो इस वक्त हुकूमत इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो किसी को अगर वो कोई ऐसी तैनाती करते हैं तो फाइन, लीगली कह लें आप इसको, कॉन्स्टिट्यूशनली कह लें, ये उनका राइट है और वो कर सकते हैं, उसको कोई चीज रोक तो नहीं सकती।
हाँ, जो आपने ये बात की कि जी अवाम उनके साथ है, बड़े बड़े जलसे होते हैं, सारा कुछ है, फाइन। वो कल हुकूमत के अंदर अगर आते हैं, इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि कोई तैनाती गलत हुई है तो ठीक है, देन ही इज बेसिकली गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर लाके तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को वजह तनाज़ा बनाना, सारा कुछ करना, पूरी दुनिया हमें देख रही है, तमाशा बना हुआ है। आप अपने मीडिया हाउसेस जितने भी हैं उनको देख लें, उनकी ट्रांसमिशंस को देख लें, उनके प्रोग्राम्स को देख लें, खबरों को, चाहे ओवरऑल उनके टॉक शोज होते हैं, जब बाहर की दुनिया के लोग देखते हैं तो बड़ी हैरानी से देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर अब 75 साल हो गए, हम वी आर इनटू 76th ईयर नाउ इंडिपेंडेंस का। हमें हमारे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आनी चाहिए। जो कुछ माजी में हो चुका है, हमें उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और हमें उस तरह चलना चाहिए जो कि इस मुल्क को सूट करता हो। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो लगता है कि वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड कह लें, बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट की गेम खेल रही हैं। दे वांट टू बी इन पावर किसी सूरत के अंदर भी, और ये पावर हंगरी गेम जो है वो उनको किसी तरीके से अवाम के साथ खड़ा नहीं होने दे रही। आप यकीन मानिए, मुझे कराची का तो नहीं पता, मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ आपसे। यानी कि जिसको कहते हैं कि ज़राअत का गढ़ है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि जी अच्छा ये आटा महंगा होने जा रहा है, चीनी महंगी है, बाकी सारी कुछ नो बड़ी बहुत दर्ज अबाउट है। ये हुकूमत आप यकीन मानिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता कि इस पर पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नेंस चल रही है, या आप फील करते हैं कि नहीं। गवर्नेंस की बात की जाए और वाकई कोई लीडर पाकिस्तान से बहुत मुखलिस है अपने तौर से और सभी ये दावे करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में बैठ के इन चीजों को रिजॉल्व करना जरूरी है अवाम की फेवर में? बिल्कुल ये किया जाना चाहिए, बट आप मुझे ये बताइए ना कौन सी पार्लियामेंट है, और इस पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन एक लिहाज से कहाँ है। यही तो बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यकीन मानिए आप, जितनी मैं समझता हूँ कि एक नाजुक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टर से, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी है कि कोई इन्वेस्टर इस हुकूमत पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये जो इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, ये मुल्क को मुआशी तौर पे, मुल्क को ओवरऑल अवाम को इतना नुकसान पहुंचा रही है। और पिछले 4-5 महीने के अंदर हमने देखा है कि जितना हमारा डैमेज हुआ है पाकिस्तान का, हम तो कभी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। फिर मतलब हमें लगता था कि नहीं चीजें ठीक चल रही हैं, ओके जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। अच्छा आप ये सोचें कि यही आप उठ से मैं मीडिया को देखता था, 70 रुपए, 60 रुपए या 80 रुपए अगर कोई चक्की का आटा होता था तो ऐसे धुआंधार प्रोग्राम होते थे, मुझे खुद भी फील होता था कि ये पंजाब गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल नहीं है। और अब इस वक्त 120 रुपए, 125 रुपए जो है वो चक्की का आटा मिल रहा है लोगों को। सर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, सिंध की में हम मौजूद हैं इस वक्त, और कराची की अगर बात करें तो सिचुएशन उससे ज्यादा वर्स है। अगर आप किसी और सूबे की बात करें तो स्पेशली पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा इस वक्त जो बुरी सूरत हाल है महंगाई के लिहाज से उस वक्त कराची के अवाम भुगत रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। वाई बिकॉज सिंध तो मेरा ख्याल है या कराची के लोगों को तो पीपल्स पार्टी पिछले 15वें साल से मेरा ख्याल है कि उसने तबाह बर्बाद कर दिया। हकीकत में मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट ओनली कराची हैदराबाद की बात करें, बल्कि पूरे सिंध के साथ जो कुछ पीपल्स पार्टी 15वें साल के अंदर है इक़्तिदार के अंदर, और मैंने सिंध के अंदर लोगों को जिस तरह बेसरो सामानी के आलम के अंदर देखा है और जो बेहिसी मैंने देखी है, सिंध गवर्नमेंट की आप बात कर लें, सिंध के पॉलिटिशियंस की आप बात कर लें, आप वुड से इट इज रियली रियली वेरी वेरी पेनफुल। और आप ये देखें इन सारी चीजों से हट के वो क्या है कि नहीं ये पीटीआई को ये करना है, पीटीआई के साथ ये करना है, हमने इक़्तिदार में रहना है, रेस्ट दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट कि हमने करना क्या है। और आप यकीन माने, अब ठीक है अल्लाह करता है ये पानी उतरता है, और जिस कदर पाकिस्तान का, फिर पाकिस्तान पूरी के अंदर, फिर सिंध का, बलूचिस्तान का इस कदर शदीद नुकसान हुआ, जनूबी पंजाब का नुकसान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा का जिस तरीके से नुकसान हुआ, इन बारिशों का सारा कुछ है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। और इस वक्त भी आप देख ले महंगाई की आपने जो बात की, आप यकीन मानिए मैं खुद कराची के अंदर मैं पला बढ़ा हूँ, और कराची का बिल्कुल वो दुख दर्द भी मुझे महसूस होता है। कराची के अंदर महंगाई है, बट यकीन माने मैं इस्लामाबाद पिंडी की मैं बात करता हूँ, यहाँ भी उतनी ही शदीद महंगाई है। आप ये यकीन कीजिएगा मुझ पे, और वाकई लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप उसको छोड़िए, एक वो शख्स जिसके घर के अंदर सिर्फ एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक पानी की मोटर चलती है, बिल कितना आ रहा है? 20,000, 25,000, 30,000 बिजली का बिल आ रहा है।
इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस पीडीएम की हुकूमत ने। वाई? बिकॉज दे बिकम सबसर्विएंट टू एक्चुअली, मैं कहूंगा आईएमएफ को। आईएमएफ से इन्होंने 1.16 बिलियन तो ले लिए, लेकिन जो उन्होंने तबाही मचाई, मैं समझता हूँ पेट्रोल की कीमतों को देखें आप, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को देखें, गैस की कीमतों को देखें। गैस की कीमतें ये सुना है कि कुछ 300% ये इंक्रीज करने लगे हैं, एंड दे डोंट बॉदर अबाउट इट। उनको किसी तरह का कोई ख्याल ही नहीं है कि ये कैसे, इसलिए कि इनको तो पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, बिजली मुफ्त मिल रही है, टेलीफोन इनका मुफ्त है, इनकी रहना सहना गाड़ियों का किसी तरह का कोई मसला नहीं है। एक आम आदमी को देखें आप, यकीन माने, मैं तयक्कन के साथ ही बात करता हूँ आपसे, पिंडी इस्लामाबाद में आप बाजारों में चले जाएं, कहीं चले जाएं, किसी चेहरे के ऊपर आपको कोई खुशी या मुस्कुराहट नजर नहीं आएगी। एवरीबॉडी इज वरीड कि होने क्या जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज देयर इज प्रैक्टिकली नो गवर्नेंस व्हिच इज परसिस्टिंग इन द कंट्री। मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि इमदादी सामान जो है वो दुकानों पे बेचा जा रहा है, जिसकी काफी मजम्मत की जा रही है कि आलमी इदारों को इस बात के बारे में गलत बताया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत पीडीएम की कहती है कि ये सब कुछ जो है इसके पीछे पीटीआई का हाथ है, कि जो इमदाद है उसको बेचा जा रहा है, और इस पे तनकीद है हो रही है कि जी सैलाब को भी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। आप किस हद तक आपको लगता है कि वाकई ठीक है कि जो इमदादी सामान आ रहा है उसको सेल किया जा रहा है, उसको मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाया जा रहा? इस पहलू से ना मैं दो चीजों से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है, चाहे आप आसिफ जरदारी उनके खानदान की या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिशियंस की बात करें, नून के पॉलिटिशियंस की बात करें, इवन पीटीआई के, अदर देन इमरान खान ने जो कि टेलीफोन किया, बेसिकली कुछ पैसे जमा किया, आई डोंट नो उसको कैसे उन्होंने खर्च करना है। क्या आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिशियंस नजर आए कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो पाकिस्तान से चलो बहुत कमाया, हमें बहुत कुछ मिला और हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इन लोगों के लिए? प्रैक्टिकली दे हैवंट डन एनीथिंग। सो दैट मीन इनका एक आम आदमी से, एक आम आदमी की मुश्किलात से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल कटे हुए हैं। ये अपनी वो जो कमाई है, जो करप्शन की कमाई है, मनी लॉन्ड्रिंग या बाहर की जो जायदादें हैं, इसके अंदर से एक सिंगल पैनी ऐसी नहीं जो लोगों को एक लिहाज से देना चाहते हैं। जो आपने सोशल मीडिया का तस्करा किया, फॉर दैट मैटर, एक कोई बताते हैं कि कुछ आटा है, ये इस तरह की कुछ चीज है जो कि किसी स्टोर पे दिख रही है। आई वुड से कि मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए। वी डोंट हैव टू ब्लाइंडली बिलीव दिस सोशल मीडिया, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, यू नेवर नो। अब इनकी तो चलो पीडीएम कहती है जी कि पीटीआई ने किया, नो आई से बीइंग अ पाकिस्तानी कि भाई हमारे अंदर नफाक डालने में तो सबसे बेहतर किसको फायदा हो रहा है? रॉ को हो रहा है। तो डोंट यू थिंक ये सारा कुछ रॉ वाले भी कर सकते हैं कि भी इस तरह की कोई, अब वो बोरी ले लेते हैं, किसी स्टोर पे दिखाते हैं, उसकी पिक्चर खींचते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं और हम पूरे पाकिस्तानी पागलों की तरह उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे सामने बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें गुजरी। आई डोंट डू दिस। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज मैं देखता भी हूँ तो उसके लिए देन वेज एंड मीन्स आर अवेलेबल कि जी आप उस स्टोर के बारे में हमें इत्तला देनी चाहिए, पुलिस को, हुकूमत को, कि जी ये सारा कुछ हो रहा है, और फिर उनको वहां तक पहुंचना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर ले जाके और फिर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो है हंसी का एक लिहाज से वो मौका दुनिया को फराहम करे पाकिस्तान के ऊपर। मेरा ख्याल है समथिंग वेरी रॉन्ग। हमें उसके ऊपर ना इस पाकिस्तान को इस तरीके से खराब करना चाहिए, और ना मैं ये समझता हूँ कि इसको किसी सूरत के अंदर भी आप उससे कि सोशल मीडिया की चीज को बढ़ावा देना चाहिए। इट इज ट्रूली, मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेगेटिव है, हमारे खिलाफ है, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज अनफॉर्चुनेटली ये है, हमें तो ऐसा लगता है कि कोई कुदरती आफत आती है तो हमारे मुल्क के अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है किसी तरह की। हम कोई चीज ऐसी है ही नहीं कि जो हम खुद सहार सकें, और हम जो है वो भिखारियों की तरह सबसे जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। और किसी सूरत के अंदर भी चाहे कि जी आप हमें दें, आप हमें दें। आप उससे कि एक जो कौम होती है या मतलब एक हुकूमत या लोग होते हैं, उनके अंदर कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट का मादा होता है, कोई खुदी होती है। हम तो सारी चीजों से बहुत आगे गुजर गए हुए हैं। एंड फॉर दिस आई विल ब्लेम द रूलर्स आफ्टर लियाकत अली खान, कि इन लोगों ने हमें देखिए किस स्टेज पे लेकर एक लिहाज से आगे हैं कि जी सैलाब आ गया तो हमारी मदद करें, यहाँ ज़लज़ला आ गया तो हमारी मदद करें, कोई और कुदरती आफत है तो हमें मतलब मदद करने, हमें मदद मिलनी चाहिए, हमें इमदाद मिलनी चाहिए, हमें भीख मिलनी चाहिए, लेकिन हम खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। ये एक वो है जिसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब को माइनस करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि लीडर को माइनस कर देना ये पॉसिबल होगा? और अगर इमरान खान साहब जैसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो आपको लगता है
کہ اگر نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو اس پہ کیا اثرات ہوں گے، ان کے چاہنے والوں پہ، ان کے ووٹرز پہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، جہاں تک تو پاکستان کی سیاسی پارٹیز کا تعلق ہے، وہ کسی صورت بھی پی ٹی آئی سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. وائی اٹ از سو بیکاز یہ وہ پارٹی ہے جس کے ساتھ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ کھڑی ہے. تو ایک تو یہ ان کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اچھا، اگر فرض کریں جی کہ عمران خان کو یہ ہر طرح کا ہیلا حربہ استعمال کریں گے کہ اس کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنے، اچھا بھی چلو ہم تصور کر لیتے ہیں کہ وہ پالیٹکس سے آؤٹ ہو گئے، تو اگر کہ اس پہ بڑا مفصل جواب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میں آپ کو دوں گا. عمران خان صاحب کے جو بہت سے چاہنے والے ہیں وہ بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک شارٹ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک نہایت اہم سوال اسد محمود صاحب سے پوچھا گیا یہاں پہ کہ مائنس عمران کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کتنا اثر پڑے گا سیاست پہ، پی ٹی آئی پہ، اور پاکستان کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں ووٹرز پہ. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے؟ جی اسد محمود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی اگزامپل لے لیں ہپوتھیٹیکلی کہ چلو بھی تصور کرتے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا دیا. اس کی اگزامپل میں ایسے کو ریلیٹ کروں گا کہ نواز شریف جو ہیں لیڈر پی ایم ایل این، اچھا ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. تو کیا کوئی سمجھتا ہے کہ جو پی ایم ایل این تھی وہ ختم ہو گئی تھی؟ نو، ناٹ ایٹ آل. سو لائک وائز آئی فیل کہ اگر کوئی اس طرح کی اس حد تک یہ سچویشن خراب ہوتی ہے تو پی ٹی آئی نے جو آپ فیل کرتے ہیں کہ جو ایک مقبولیت حاصل کی ہے، جو لوگوں کے اندر اس کا جو نیریٹو گیا، بیانیہ گیا ہے، اور لوگوں نے جو اس کو ایکسیپٹ کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت کے اندر یہ ایسا ہو سکے کہ نہیں جی پی ٹی آئی کو بھی یہ کارنر کر دیں گے. وائی اٹ از سو بیکاز دے ہیو ٹیکن لاٹ آف ٹائم. 26-27 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر یہ پارٹی اتنی اس حد تک مقبولیت حد تک پہنچی ہے. اور یہ کس کی بات کرتے ہیں؟ سرٹنلی پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں. بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ یہ اگر کسی صورت کے اندر عمران خان کو آؤٹ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کا فائدہ کوئی کسی طرح سے پی ڈی ایم کو ہوگا، یا پی ڈی ایم کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا، یا ان کے ووٹرز کے اندر اضافہ ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ میں بھی تھوڑا سیٹ بیک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فیل ہو. بٹ فائن، اب اس پچھلے چند سالوں کے اندر پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں وہ اس سارے پروسیس کے اندر سے جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اندر سے گزر کے یہاں پہ اس لیول پہ پہنچے ہیں. سر نواز شریف صاحب کو تو تا عمر نااہل کر دیا گیا تھا، اور ابھی جو عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہے اس میں 5 سال کی زیادہ سزا ہو سکتی ہے. لیکن سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی لچک دکھا دینی چاہیے اس وقت جو حالات ہیں؟ لیکن خان صاحب کسی بھی صورت بھی نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنے بیانیے میں تھوڑا سا رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں، اس میں آپ سے یہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں اب میں نے رفلی بہت سارے میرے وکیل دوست ہیں، آئی ہیو ڈسکس ود دیم کہ جب بیسیکلی آپ معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جرم کر دیا ہے. جب جرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی ریمیڈی کا کوئی ٹیئر رہ ہی نہیں جاتا کہ آگے وہ کسی طرح جا کے کہ وہ کسی اور بینچ کے اندر جا کے اپیل نہیں کر سکتے اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروبیبلی انہوں نے اپنا وہ ایگزٹ کا ایک راستہ رکھا ہوا ہے کہ ان کیس اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنے کیس کو اس طریقے سے پرسو کریں گے. مین وائل 22 تاریخ کو جو بھی سچویشن ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو میرا خیال ہے دے ہیو ڈیسائیڈڈ، یا ان کی جو اوور آل لیگل کمیٹی ہے کہ اس کو دے آر گوئنگ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، باقی جو کچھ بھی ہے. تو میں اس اینگل سے اس کو اگر دیکھوں، اگر عمران خان یا ان کی پی ٹی آئی کے نظریے سے دس از ایگزیکٹلی واٹ از دیئر ویو پوائنٹ. بٹ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی کہ بھائی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ معافی تلافی کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کل پرسوں جو انہوں نے جلسے کے اندر یہ کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو بھی ڈیسیژن دیتا ہے فائن، آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو میرا خیال ہے اس کو اس نظر سے بھی ایک لحاظ سے لیا جانا چاہیے. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کو اور آرم فورسز کو میرا خیال ہے ان کو سائڈ پر رکھیں، ان کو بیچ اپنی سیاست کے اندر یا انتقامی سیاست کہہ لیں یا بیان بازی کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے. آپ نے اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن دینی ہے، کوئی کسی کورٹ میں جانا ہے کسی جج کے خلاف، چاہے وہ جونیئر ہے یا سینئر ہے، تو بھی آپ کو راستے تو اویلیبل ہیں نا، قانونی راستے اویلیبل ہیں.
आई टू चैलेंज बेसिकली जब पब्लिक गैदरिंग है या प्रोसेशन चल रहे हैं और उसके अंदर आप सारा कुछ करते हैं, यहाँ पर एक लिहाज से चीजें खराब है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ना चाहे जैसा भी है उनको थोड़ा सा कूल होके और समझदारी के साथ एक लिहाज से लेके चलना चाहिए कि अगर वो एक उस सफर पे इम्बाक हुए हैं कि जो थोड़ा सा लंबा है, उसके अंदर जमहूरी जद्दोजहद एक लिहाज से आती है, तो वो इदारे जो इस मुल्क की सलामती के भी जामन हैं, इस मुल्क के अंदर कवानीन के भी जामन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मेरा ख्याल है इनको इस तरीके से ओपनली उनको एड्रेस करने की जरूरत किसी सूरत के अंदर भी नहीं है। वो फोकस रखें अपनी सियासत को, लोगों के साथ जुड़े रहें, पीडीएम को फोकस रखें। पीडीएम तो वैसे ही गलत सारा कुछ करती जा रही है। और आप यकीन माने, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं अर्ज करूंगा, इस पीडीएम के अंदर शहबाज शरीफ के बारे में ना 10 साल जब उन्होंने रूल किया पंजाब को, आई डोंट से कि वो खादमे आला था, ही वाज बेसिकली द रूलर ऑफ पंजाब। तो लोगों को शायद ये खुशफहमी हो गई थी कि भाई व्हेन ही इज गोइंग टू बी प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री, तो पता नहीं इन्होंने क्या से क्या कर देना और दुनिया के साथ इन्होंने कैसे करेंगे जो कुछ भी है। पिछले 4 महीनों के अंदर जो आपने प्रीमियरशिप शहबाज शरीफ की देखी है, मेरा ख्याल है एक आम ऑर्डिनरी जो है ना, एक ग्रेजुएट कराची, हैदराबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान से उठ के अगर उसको भी प्रीमियर बना दें तो ही इज गोइंग टू परफॉर्म मच बेटर देन शहबाज शरीफ। वेरी सब स्टैंडर्ड एंड ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय शहबाज शरीफ। और स्पेशली जो कुछ इन्होंने जनरल सेक्रेटरी जो हैं इसके यूनाइटेड नेशन के गोत्रेस के साथ जिस तरीके की डिस्कशन हुई, जिस तरह उसका उन्होंने बाजू पकड़ा हुआ था, मुझे खुद शर्म आ रही थी कि व्हाट दिस जेंटलमैन इज डूइंग। इसको पता नहीं भाई, तो आपको नहीं इंग्लिश आती, आप नहीं बोल सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बेटर रिमेन शट, चुप रहें, आप खामोश रहें और उर्दू में बोलें। कोई क्या हर्ज है उसके अंदर, आप भी शर्म महसूस करते हैं। बट आई से दिस जेंटलमैन इज एम्बैरेसिंग दिस नेशन, दिस कंट्री अ लॉट, यकीन मानिए, एज प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बेबाक तज्जिया असद महमूद साहब का। यकीनन जो शहबाज शरीफ की आपकी बात की जाती है, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रहे पंजाब के, लेकिन पानी में उतर के ही पानी की गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यकीनन मुल्क की बागदौड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे कप्तान सियासत में आने के वक्त पाकिस्तान को संभालने की बात करते थे, एहतसाब की बात करते थे, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आए उनको अंदाज़ा हुआ कि मुल्क की सियासत में कितने पेचो खम हैं कि जिससे उनको गुजर के जाना है और मुल्क की सियासत को बेहतर बनाना है। खान साहब ने बारहा माफिया का जिक्र किया और माफिया की बात की कि माफिया उन्हें कुछ नहीं करने देता। खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद खान साहब के बयानात का सिलसिला जारी, और उसके बाद उन्होंने एक खातून जज के हवाले से बात की, और उन खातून जज के हवाले से जो बात की गई उस पर फर्द जुर्म का आयद होने जा रहा है 22 सितंबर को, जिस पे अदालत को इमरान खान साहब मुतमईन नहीं कर सके। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि फैसला सुना दिया जाए। यकीनन उस वक्त जो बात होगी उसके बाद जिरा होगी, और यकीनन अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने जा रहा है। वो लोग जो कि माइनस इमरान की बात करते हैं, यकीन उन्होंने भी सोचना चाहिए कि इस वक्त कबल वक्त है ये बात कहना कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा और माइनस इमरान के बाद जो है वो पार्टी चल सकेगी नहीं चल सकेगी। बहुत से लोगों का, बहुत से वोटर्स का मसला है, बहुत से पीटीआई के चाहने वालों का मसला है, किस तरह से अवाम को जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक बात वाज़ेह है, कोई भी फैसला जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी कुछ फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं और कुछ उसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स होती हैं। यकीनन खान साहब का फैसला जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स और शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स पे भी होता है, उनकी सियासी मंजरनामे पे इसका क्या असर होगा। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं मारिया का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मारिया, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी मारिया, इमरान खान साहब पे जो है वो फर्द जुर्म आयद होगा 22 तारीख को, लेकिन उसके बावजूद बयानात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं, क्या समझती हैं क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है, जहां पर 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनली 4 मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जो है, जो केपीके से स्टार्ट करें आप, साउथ पंजाब से सिंध से बलोचिस्तान,
3.5 करोड़ आबादी जो है वो इस वक्त आपकी बिल्कुल शेल्टरलेस है, जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनकी 75,000 औरतों की डिलीवरी अभी होने वाली है इस महीने में। उसके अलावा 6.5 लाख औरतें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, जो कि आने वाले टाइम में जिनकी डिलीवरीज मुख्तलिफ औकात में होती रहेगी। आपके बच्चे जो हैं गैस्ट्रो की बीमारी से बहुत मर रहे हैं। वहां पर ये जो सियासी जो इस वक्त हमारी तमाम पार्टीज की तरफ से देखने आ रही है, ठीक है, हम देख रहे हैं जिस पार्टी का जो सूबा है वो वहां पर वर्क कर रहे हैं, पर अगर आप देखा जाए मुल्क की स्ट्रेंथनिंग के लिए होने के लिए, उनके मुस्तहकम होने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अगर बड़ी लीडरशिप की तरफ से आई है तो उससे वो बहुत अफसोसनाक बात है कि वो हमें देखने में नहीं आ रही। हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को बाकी सारी चीजें छोड़ दें, अगर सिर्फ आवाम के साथ, हम ये बिल्कुल इस फैक्ट को कबूल करते हैं कि ठीक है उनके पास इस वक्त आवाम का बहुत जमे गफीर है जो कि एक कॉल पे बाहर आने के लिए तैयार है, पर अगर उसको इस वक्त राइट काम के लिए, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें तो हम उनके बहुत ग्रेटफुल होंगे। क्योंकि इस वक्त बात यह है कि अगर हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो सिंध भी आपका अपना है, पंजाब भी आपका अपना है, आपका KPK भी अपना है और आपका पूरा बलूचिस्तान भी अपना है। तो या फिर तो ये हो कि ये हिंदुस्तान के कोई हमने उधार सूबे मांगे हों, या कोई श्रीलंका से लगती हो, या कोई ईरान से हो, तो फिर ऐसे हो सकता है कि हम आंखों पर पट्टियां बांध के या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, वो एक अलग चीज है। मगर जब आप अपने मुल्क में इस कदर मिजरी देख रहे हैं, और वो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे वो भी आबीदा हो गए। उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर नहीं देखा। आपके पास इंटरनेशनल मीडिया अभी 10 दिन तक पहले आने के लिए तैयार नहीं था, जबकि तक के आपकी तमाम हुकूमत ने OIC से लेके UN को खत नहीं लिखे थे, जब तक कि UNHCR का सेक्रेटरी पहले नहीं आया, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी UN के आए। जब उन्होंने अपनी आंख से देखा और 2 दिन पहले आप दुनिया की हेडलाइंस में इंटरनेशनल मीडिया में जाना शुरू हुए, तब लोगों को पता चला कि एक्चुअली पाकिस्तान बहुत बड़े डिजास्टर से गुजरा है। मगर मुझे समझ नहीं आता कि जो बंदा इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बैठा हुआ है, क्या उसको ये चीज समझ आ रही है? क्या उस लीडरशिप को जिसने अभी कराची से बाहर सिंध में पाँव नहीं रखा, ये लाहौर से बाहर जो है वो सराइकी सूबे में पाँव नहीं रखा, या इस्लामाबाद से बाहर सवात KPK में पाँव नहीं रखा, क्या उनको इंटेंसिटी का अंदाजा है कि किस कदर हमारा मुल्क इस वक्त बेचारगी से गुजर रहा है, लोग किस कदर मिजरी में गुजार रहे हैं? तो इस वक्त सियासी, मेरा ख्याल है कि मेरी गुजारिश है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली इमरान खान साहब से, कि अपने पॉलिटिकल सारे एजेंडास को पीछे रख के इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है, जो 3.5 करोड़ लोग हैं, उन्हें हमारी बहुत सख्त जरूरत है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। एक्चुअली वी नीड टू फॉरगेट व्हाट वी वांट एज अ पॉलिटिकल पर्सन। क्योंकि मैं जिस दिन से ये सैलाब का तबाहकारियां हुई हैं, मैंने अपनी सियासी टोपी को साइड पे रख के एक इंसान होने और एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरी पूरी 100% जो एफर्ट्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। अगर एक आम कारकुन ये कर सकता है तो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े हेड क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल तो इस वक्त ये है सना, आप बल्कि मुझे बताइए, आप कराची में बैठी हैं, आप मेरे जैसे पाकिस्तानी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आप मुझे बताइए, आप एक इतने बड़े चैनल के ऊपर बैठी हैं, आप 3 करोड़ के शहर में बैठी हैं, मेरा जैसा बंदा इस वक्त आपसे ये पूछ रहा है, एक आम बंदा पूछ रहा है, आप इस वक्त भूल जाएंगे मैं कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। मैं एक आम बंदे के तौर पे आपसे पूछ रही हूँ सना, एक्चुअली क्या प्लान है? आप 3.5 करोड़ के शहर में बैठ के आप क्या सोच रही हो कि सिंध और बलूचिस्तान में क्या होना चाहिए? आप कैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस हैं इनको कन्विंस करने के लिए क्या एजेंडा है मीडिया के पास? मैं मीडिया से पूछना चाह रही हूँ आज सवाल, मेरे ख्याल है मुझे आपसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो इस चीज में रह रहे हैं ना, हमें पता है ये कैटास्ट्रोफिक जो डिवास्टेशन है इसने हमारे अंदर कितनी तोड़ फोड़ ले आया है, और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि हमारे अगले 5-10 साल कितने मिजरेबल हैं। तो मैं मीडिया से ये सवाल कर रही हूँ। सवाल बिल्कुल जायज है, और मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि मैं जिस शहर में बैठी हूँ ये वो शहर है कि जिसमें सिंध गवर्नमेंट का राज है, और वहां पे अभी आज फिर से बारिश हुई, और आज थोड़ी सी बारिश में शहर का हाल हुआ वो शायद जुबान से अदा करने जैसा नहीं है कि वो जो कराची के लोग दिल खोल के तमाम सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, लेकिन कराची वाले खुद आज
बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन हम इन मौज़ूआत पे बात करते रहते हैं और स्पेशली मेट्रो टीवी तो ख़ास तौर पे कराची और सिंध की आवाज़ बन के बात करता है कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है आपका कि इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूचर में क्या किया जाए, मुस्तकबिल की प्लानिंग डेवलपमेंट की होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल सिंध गवर्नमेंट पे भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं इसमें कि क्यों हुआ ऐसा। जब बारिशें हुई हैं, ये जाहिर सी बात है बारिशों का सैलाब था, तो हम अभी तक ड्रेनेज सिस्टम को क्यों नहीं बेहतर कर सके और ये मामले क्यों क्या आगे भी चलते रहेंगे, इसकी क्या प्लानिंग्स हो रही हैं? मैडम ये आपसे सवाल पूछती हूँ मैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री करती हूँ। एक तो बात ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा मीडिया, हमारी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक हो जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आपके नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं वहां पर वन मैन शो नहीं चल सकता। वन पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेटरशिप या कुछ भी ऐसी नहीं ना। नेचर जो है ना, वो ना डिक्टेटरशिप देखती है ना डेमोक्रेसी देखती है। उसने अपना काम करना होता है, ठीक है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आज से मेरा ख्याल है कि हम सब इस चीज के ऊपर एग्री हो जाएं कि अगर हमने इस मुल्क को इस कैटास्ट्रॉफिक डेवास्टेशन से निकालना है कि अगली आने वाले 5 सालों में, ये 10 सालों में जो बच्चा आज पैदा नहीं हुआ या पैदा होने जा रहा है, वो ये चीज ना देखे जो हम देख रहे हैं, जिन मिजरी से, जिन चैलेंजेस से हम गुजरे हैं, उसको नहीं गुजरना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हमें इसके ऊपर आज ही काम शुरू करना चाहिए। सना, इस वक्त एक बहुत बड़ी कैंपेन रन करने की जरूरत है। आई एम टेलिंग यू, इफ वी वोंट रन दिस कैंपेन नाउ इन 2022, इन 2030 द होल पाकिस्तान विल बी बेगिंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पर अगर किसी के पास पैसे होंगे भी ना, तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जो क्रॉप्स हैं, आपके जो फार्मिंग है, दैट विल बी डाउन हिल। मतलब वो बिल्कुल 100% खत्म हो जाएंगे। आपको ये सिर्फ एक झलक मिली है कि जो अभी आपका जो सैलाब आया है उसने 100% आपकी क्रॉप्स को इफेक्ट किया है। आपका फार्मर की कमर टूट गई है। ये सिर्फ 2022 में एक ग्लिम्स है। अभी इसको फसल को खड़े होने और पाकिस्तान को दोबारा उस जाने पे आपको 2 साल लगेंगे, ठीक है? 2 साल के बाद आपको रिजल्ट जो है वो तीसरे चौथे साल में नजर आएंगे। अगर ये कंटिन्यूएशन हर साल रही, खुदा ना खास्ता, अभी तो बारिशें ज्यादा हुई हैं, आपको नेचर का तो कुछ पता नहीं है ना, वो प्रेडिक्ट आप कर सकती हैं ना मैं कर सकती हूँ। वो फैमिन भी हो सकता है, यानी कि वो कहर भी पड़ सकता है। अगर वो हो जाता है, उसमें हमारी क्या पॉलिसीज है? सबसे पहली तो बात ये है कि मैंने ये देखा, मैं एक चीज पे अपने जो चेयरमैन हैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि इसके लिए जब भी नेचुरल क्लाइमेटिक कोई चेंज आता है या कोई डिजास्टर आता है, उसके लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं होगी, आप जो है वो अपने नेबर्स में काम नहीं कर सकेंगे। आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पाकिस्तान में कल कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसके लिए हमारे जो रीजनल जो हम 5-6 मुल्क हैं जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, क्या उनके साथ एक्सपोर्ट हमारा इतना स्ट्रेंथन है? क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रेंथन है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने रीजन में, अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इतनी स्ट्रेंथन है कि कल कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने लोगों को स्टार्विंग से बचा सकें? क्या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर दुबई में जहां पे बारिश नहीं होती थी वहां से अननेचुरल क्लाउड्स प्रोड्यूस किए जाते, क्या साइंटिफिकली आप इतने स्ट्रांग हैं कि साइंटिफिकली आप इसको फॉर्मूलों को अप्लाई करके अपने उन रीजन्स में लेके जाएं? जैसे रशिया में बर्फ बहुत पड़ती थी तो उसको साइंटिफिकली उन्होंने अपग्रेड करने, चेंज करने के लिए एक ऐसा बनाया फॉर्मूला बनाया जिससे उनकी जो बर्फ का जो रेशो था, जैसे कि वो 80% बढ़ती थी दिसंबर और जनवरी में, तो वो स्टॉप होके 30% तक चली गई, जितनी की जरूरत होती है, जिसमें इंसान सरवाइव कर सकता है। तो ये जो 2 मिसालें हैं रशिया और दुबई की, एक्चुअली पाकिस्तान में इतना डाइवर्स मौसम है और पाकिस्तान में इतनी डाइवर्सिटी है लैंडस्केप्स के हवाले से भी और मौसम के हवाले से भी कि हर चीज जो है आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। जब आपके पास दुनिया के टॉप 10 ग्लेशियर्स में से 7 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं, तो उन ग्लेशियर्स को मेल्ट होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अगर चाइना कर रहा है या आपकी नेबरिंग कंट्रीज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान में होगा। मारिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। यकीनन जो ये मौसम की सूरत हाल है, ये तमाम दुनिया में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों का असर है, लेकिन बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ दिनों पहले पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि जब 2010 में ही सब कुछ हुआ
تو اس وقت ہم نے باقاعدہ پلاننگز کی اور جہاں جہاں سے پانی کے گزرنے کا راستہ تھا اس میں نہری نظام کی بات کی گئی، وہاں پہ کاشتکاری کو روکا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹرکشنز کو روکا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ صرف 2 یا 3 سال چل سکا، اس کے بعد پھر یہ کرپشن کی نظر ہو گیا اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا۔ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ضرور ہیں کہ یہ معاملات آگے تک جائیں گے اور مزید خرابی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کو صحیح کرنے کی بات نہیں کی جاتی۔ ماریہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک جھلک ہے اس وقت ہمارے لیے کہ ہماری کراپ جو ہیں وہ 100% تباہ ہو چکی ہیں، اور اگر ایسا ہی رہا تو 2030 میں ہم مزید پریشانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پریشانیوں کا سامنا تو ہم نے 2010 میں بھی کیا، ان پریشانیوں کا سامنا تو ہمیں 77 میں بھی تھا، لیکن نہری نظام اور پانی کی ڈرینیج کے حوالے سے ہم نے کیا فیصلے کیے، ہم یقیناً مستقبل کے فیصلے کرنے میں ابھی بھی ناکام ہیں۔ میرے ساتھ اس میں موجود ہیں جمشید علی شیخ صاحب، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جمشید علی شیخ صاحب، جمشید آپ سے ایک سوال بہت اہم ہے کیونکہ پروگرام ہمارے آخری حصے میں جا رہے ہیں، لیکن سوال پوچھنا بہت امپورٹنٹ یوں ہے کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں اور ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب سیاسی لیڈران سے بات کی جائے اور ان کی رائے مانگی جائے تو ہمیں سب خواب تو بہت دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہمارے پاس منصوبہ بندی کیا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بچا سکیں۔ جیسے کہ ماریہ نے کہا کہ تقریباً 75,000 عورتیں ایک لحاظ سے دیکھا جو اندازہ لگایا گیا ہے ایسی ہیں جو کہ پریگننٹ ہیں، اور ان حالات میں ان کو کس طرح سے میڈیکل کی سہولیات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ سوال اس بات کا ہے، سوال اس بات کا بھی ہے کہ گیسٹرو سے کتنے بچے متاثر ہو رہے ہیں، سوال اس بات کا بھی ہے کہ ڈینگی سے کتنے لوگ اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، لیکن پلاننگز ہمارے پاس کہاں ہیں؟ جمشید علی شیخ صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، چونکہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے تو آپ سے ایک ریلیونٹ کوشچن یہ پوچھنا ضروری ہے کہ خان صاحب پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس وقت چونکہ سیلاب کی صورتحال ہے، تمام پارٹیز کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب اپنے جلسوں میں اور بیان بازیوں میں مصروف ہیں۔ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، وہ جہاں تک دو حصوں میں لے کے چل رہے ہیں نا، ایک تو ان کی سیاسی جدوجہد ہے اور ملک کے نظام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور دوسری وہ جو ہے امداد کے لیے وہ پیسے بھی جمع کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ 5 ارب انہوں نے جمع کیے، اور اس بار بھی ان کو اس سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کی کال پہ ان کو کتنے لوگوں نے اعتماد کیا اور پیسے دیے ہیں۔ تو وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اب یہ تو کرٹیسائز کرنے والوں پر ہے کہ وہ جو ہے ہر چیز میں کیڑے نکالنا، تو اس کا تو کوئی حل ہے نہیں۔ سر، سندھ کی صورتحال پہ کیا کہتے ہیں؟ اسپیشلی آج کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوئی اور ہم نے کراچی کے نظام کو دھرم برہم ہوتے ہوئے دیکھا، تو کیا ہمارے پاس مستقبل کی پلاننگز ہیں کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم جو ہے نا ایک ماتمی قوم ہے اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ سیلاب کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ہر 2-3 سال بعد اس طرح کی سچویشن بنتی ہے، چھوٹا یا بڑا وہ دیگر بات ہے، کم یا زیادہ نقصان وہ دیگر بات ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد یہ گاؤں دیہات ڈوب جاتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا کوئی سدباب نہیں کرتے کہ ہم سوچیں کہ یار ہمیں ڈیم بنانے چاہیے یا ہمیں کوئی اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے غریب کی جو بستی ہے، غریب کی زمینیں ہیں، وہ ڈوبے نہیں۔ امیر بچ جاتا ہے، غریب ڈوب جاتا ہے۔ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک ہم جو ہے ماتم کرتے رہیں گے، یا ہمیں کچھ سیکھنا ہے ماضی سے، اپنے غلطیوں سے کچھ سیکھنا ہے ہم نے اور آگے بڑھنا ہے۔ سر، آپ کی سوشل میڈیا ٹیم پہ ایک کڑی تنقید آج پورے دن دیکھنے میں آئی کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اسپیشلی کہا گیا کہ جو عالمی ادارے مدد کر رہے ہیں ان کو ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایسی تصویریں وائرل کی جا رہی ہیں کہ جو امدادی سامان ہے اس کو سیل کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ڈالی جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ایسی کوئی چیزیں ہوتی نہیں کہ ہم ہمارے ملک میں یا ہمارے سندھ حکومت میں کہ امداد کی چیزیں جو ہیں وہ بکنے کے لیے بازار میں آ جاتی ہیں فوراً سے؟ یہ تو کوئی ایک مطلب کوئی اگر
اس کو ایسے جھوٹ بھی بولے تو یہ ہر بندہ اس کو سچ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہاں نہیں یار یہ تو واقعی ان کا تو ریکارڈ ہی ایسا ہی ہے، یہ کوئی مطلب اس پہ فوراً ہر بندہ یقین کر لیتا آنکھیں بند کر کے. تو یہ ہوتی ہے ساری ایک آپ کے کریکٹر کی کہ آپ کے پاس آپ کے لوگ کتنا اعتبار کرتے ہیں نا. تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہلکی سی بھی کوئی اس طرح کی کوئی الزام ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز وائرل ہوتی ہے تو ہر بندہ اس پہ اندھا بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ 30-35 سال کا جو ان کا ریکارڈ ہے وہ یہی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر امداد جمع ہو بھی رہی ہے تو آج بھی میں ٹنڈو لیار میں تھا، مٹیاری میں تھا، وہاں میں ایسے ہم گاؤں میں گئے تو وہاں پہ لوگ آج بھی جو ہیں منتظر ہیں کہ شاید کوئی امداد آ جائے، شاید کوئی ہمیں راشن کا بیگ آ جائے، ٹینٹ آ جائے، مچھر یہ جو ہے مچھردانی آ جائے، ادویات آ جائیں، لیکن ایسا کوئی سچویشن نہیں. وہاں بھی لوگ آج بھی امداد کے منتظر ہیں. نام ریپیٹ کیجیے گا تاکہ جو ادارے یا این جی اوز نہیں پہنچ سکی وہ بھی وہاں پہ پہنچیں اور حکومت کی طرف بھی پیغام جائے. جگہ ٹنڈو لیار میں جنڈو مری ہے، جنڈو مری ہم ادھر تحصیل میں تھے وہاں پر، اور وہاں پہ کچھ یوسیز ہیں، اس جگہوں پہ آج بھی لوگ امداد کا انتظار کر رہے ہیں اور بہت اندر جا کر ہیں، وہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر اندر جا کر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ایک بہت بری صورتحال ہے کہ اس طرح. سر اس وقت آپ سندھ میں ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو اسپیشلی کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو اب یہی ہے کہ اپنے لوگوں کا خیال کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال کریں. لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کی مدد کے منتظر ہیں. آپ اس وقت جو ہے پاور میں ہیں، تمام اختیارات آپ لوگوں کے پاس ہیں، لیکن آپ لوگ کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایون ایک مچھر اسپرے کرتا ہوا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، چاہے حیدرآباد یا سندھ کے دوسرے اضلاع ہوں. نہ کوئی آپ کو میڈیکل کیمپ اس طریقے سے افیکٹو لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسکن الرجی کی پرابلم بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ان علاقوں میں، اور ملیریا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہوتا جا رہا ہے. لیکن مجھے کہیں بھی ایسا کوئی گورنمنٹ کی کوئی ایسی مشینری حرکت میں نظر نہیں آئی کسی بھی جگہ پہ کہ لگے کہ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مشکل آفت تو بہت بڑی ہے لیکن اس کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی نظر نہیں آ رہی نا. بہت شکریہ جمشید علی شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً حکومت اپنے طور سے کام کر رہی ہے، لیکن وہی بات جو پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ وقتی طور پہ چیزوں کو بہتر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا. لانگ ٹرم پلاننگ ضروری ہے، منصوبہ بندی ضروری ہے، ورنہ یہ حالات خدا نہ خواستہ پھر بھی آ سکتے ہیں کہ جو ملک پہ اس وقت حالات ہیں. یا کراچی کی ہی بات کر لیں تو کراچی میں اس وقت ڈینگی وائرس جس طرح سے پھیلا ہوا ہے، اس وقت میں کہیں پہ بھی انتظامیہ نظر نہیں آتی کہ اس شہر میں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلابی صورتحال تو نہیں ہے تو اسپرے تو کروایا جا سکتا ہے، لوگوں کو ریلیف تو دیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت نام کی چیز ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ملک پہ ایسے حکمرانوں کا راج ہو جو کہ ملک سے مخلص ہوں، میرے پاکستان کے مستقبل سے مخلص ہوں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.